हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय रथ में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, तो इसी क्रम को हम ध्यान में रखते हुए आप सबको लेखपाल वैकेंसी के लिए कुछ प्रश्नों का संकलन आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, जिससे कि आपको आने वाले परीक्षाओं में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना करना ना पड़े। तो फ्रेंड, चलिए हम अपने इस लक्ष्य की ओर अग्रसर हों और हिंदी के कुछ बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों का संकलन जो हम यहाँ लेकर आए हैं, ये जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस प्रश्नों को करने के लिए हम अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, ये जो सेट है ये 25 क्वेश्चनों का 25 प्रश्नों का सेट है और इसमें जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं ये सभी प्रश्न किसी न किसी विगत परीक्षाओं में, लेखपाल की भर्तियों में या फिर किसी अन्य परीक्षाओं में ज़रूर पूछे गए हैं। ये जितने भी प्रश्नों का संकलन किया गया है ये उन्हीं परीक्षाओं से किया गया है। तो चलिए फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन आता है, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में सेवक को में कौन सा कारक है? ये जो वाक्य दिया गया है, राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में जो सेवक को है, इस सेवक को में कौन सा कारक है? आपके सामने ऑप्शन है संबंध कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक या फिर कर्म कारक। तो दोस्तों आप अपने अपने ऑप्शंस को चुन लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने अपने अपने आंसर्स को चूज कर लिए होंगे दोस्त। तो चलिए अब हम चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो इस प्रश्न का उत्तर है, आप दोस्तों कुछ दोस्तों ने ही कुछ शायद सही जवाब दिए हैं और इसका आंसर है संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्त, जैसा कि आपने देखा कि इस क्वेश्चन में जो इस प्रश्न में जो पूछा गया है, सेवक को में कौन सा कारक, मतलब कि इस प्रश्न में कारक पूछा गया और कारक इसमें से जो सही कारक होगा या जो सही ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को आपको टिक करना है और इसका ऑप्शन होगा हमारा संप्रदान कारक। तो चलिए दोस्त, अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ। अब देखिए, प्रश्न नंबर 2 से पहले हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश में दिया है कि प्रश्न 2 और 3 में लिखित वाक्य में से सही वाक्य का चुनाव करें। मतलब कि इस जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे, उन ऑप्शन में वाक्य दिए गए होंगे। उन वाक्यों में से सही वाक्य जो होगा उसी का चुनाव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो वाक्य है, पहला है ऑप्शन, तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। दूसरा है, तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि और ब्रज भाषा के सूर हैं। तीसरा ऑप्शन है, तुलसी अवधी के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर्य ब्रजभाषी हैं। चौथा ऑप्शन है, तुलसी और सूर अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपना ऑप्शन इसमें से चूज कर लीजिए और देखते हैं किसका ऑप्शन, कितने लोगों का आंसर सही आता है। इस क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक बार फिर बता दें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में जो ऑप्शंस दिए गए ना, वो ऑप्शंस में वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में से जो सही वाक्य होगा उसी का चुनाव करना है। तो हमारे हिसाब से आप लोगों ने अपने अपने आंसर्स चूज कर लिए होंगे। तो चलिए चलते हैं हम इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। आई थिंक
काफ़ी लोगों का आंसर सही आया होगा। चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि आपने ऊपर निर्देश में पढ़ा कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों क्वेश्चन एक वाक्य, जो सही वाक्य होगा ऑप्शंस में उसी को चुनना है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन हमें दिया जाता है, चाहे वो हिंदी का हो या फिर गणित का हो, सामान्य ज्ञान हो या फिर करंट अफेयर्स हो या फिर ग्रामीण विकास हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि आप उस प्रश्न का जो लैंग्वेज, जो उसकी भाषा है, उसने क्या पूछने की कोशिश की है, उसको आपको सबसे पहले समझने की ज़रूरत होती है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है जीवन और साहित्य का निकट संबंध है। तीसरा ऑप्शन है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। चौथा ऑप्शन है जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। तो फ्रेंड, इसमें से जो सही ऑप्शन होगा उस पर आपको टिक लगाना है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी आप अपने अपने आंसर्स चूज कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों की जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितना अच्छा, एक कहते हैं ना कि जितना अच्छा जो कुम्हार होता है, जितना अच्छा अपने बर्तन को वो पॉलिश कर ले, उतना चमकदार वो बर्तन बनता है। तो वैसे ही दोस्तों आप भी प्रैक्टिस के ज़रिए अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं। तो जितनी अच्छी तरीके से आप अपने आप को पॉलिश कर लेंगे, उतने चमकदार आप बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर, सही आंसर होगा वो है इसका, सॉरी दोस्तों, वो है इसका ऑप्शन नंबर ए, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो दोस्तों इसमें इसका ऑप्शन है ए, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में भी निर्देश दिए गए हैं। अब इन निर्देशों को हम ध्यान से पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होगा, ये जो दोनों प्रश्न होंगे 4 और 5, ये दोनों प्रश्न हमारे इसी निर्देश के अनुसार दिए गए हैं। तो निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न 4 और 5 में लिखित मुहावरे और लोकोक्तियों के सही अर्थ चुनकर लिखें। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में जो कुछ मुहावरे या लोकोक्तियाँ दी गई होंगी और ऑप्शंस में उनके अर्थ दिए गए होंगे, तो उन अर्थों को हमें चुनकर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। दोस्तों इस मुहावरे को आप लोगों ने बहुत अपने जीवन में सुना होगा। तो इसके ऑप्शंस हैं, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। दूसरा ऑप्शन है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। तीसरा ऑप्शन है अपनों से बड़ों पर क्रोध करना। चौथा ऑप्शन है कायरतापूर्ण व्यवहार करना। तो दोस्तों आप लोग अपना अपना ऑप्शन इसमें से चूज कर लें। ऑप्शन एक बार फिर हम दोहरा देते हैं। किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। सबसे पहले प्रश्न हम दोहरा देते हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका अर्थ क्या होगा? किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। दूसरा ऑप्शन है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। तीसरा है अपनों से बड़ों पर क्रोध करना। चौथा है कायरतापूर्ण व्यवहार करना। तो चलिए दोस्तों अब इसका आंसर की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन है वो है बी, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना।
खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का जो अर्थ है वो अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। दोस्तों अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में भी ऐसे ही मुहावरे लोकोक्तियाँ आपको दी गई होंगी। तो आप लोगों को अपने जो एग्ज़ाम हॉल में आप जो बैठेंगे तो आप लोगों को ऐसे ही एकाग्रचित्त अपने मन को रख कर के ही सारे प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी फ्रेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसके ऑप्शन हैं, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। दूसरा ऑप्शन है, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। तीसरा है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। चौथा है, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे जो पूछा गया है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। दोस्तों ये आप लोग अगर कुछ लोग जो गांव देहात से बिलोंग करते होंगे तो गांव देहातों में भी ऐसी कुछ मुहावरे लोकोक्तियाँ या आम बोलचाल की भाषा में ऐसे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं लोगों को। तो ये बहुत ही अच्छे पल होते हैं हमारे अपने गाँव के लोगों के साथ बिताने के लिए। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है आप लोगों ने ऑप्शन चूज कर लिए होंगे, और जो हमारा प्रश्न था काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। सही कहा गया दोस्तों कि अगर हम किसी के साथ एक बार छल कपट करते हैं या कोई हमारे साथ एक बार छल कपट कर लेता है तो फिर अगली बार जब वो हमारे पास आएगा तो हम उससे सतर्क हो जाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निर्देश दिया गया प्रश्न 6 और थोड़ा मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, 6 और 7 में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मतलब कि प्रश्न 6 और प्रश्न नंबर 7 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये मिसप्रिंट के लिए दोस्तों माफ़ी चाहेंगे हम। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट आपका हो गया है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। यहाँ 7 की जगह वहाँ पे 7 होगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। मतलब कि जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमको खाली स्थान पे कुछ ऐसे इन विकल्पों में से ऐसे शब्द को भरना है जिससे ये पूरा वाक्य पूर्ण हो जाए और इसका एक सार्थक अर्थ निकल आए। तो पहला ऑप्शन है प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन है शत्रु, तीसरा ऑप्शन है सहयोगी, चौथा है विपक्षी। दोस्तों एक बार फिर हम प्रश्न को पढ़ देते हैं। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो इसका ऑप्शन आप लोगों ने ढूंढ लिया होगा दोस्तों। हमें पता है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसका आंसर ढूंढ चुके होंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है बी। क्वेश्चन नंबर 6 का है ऑप्शन नंबर बी, शत्रु। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। अब क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि ऊपर निर्देश में हम पढ़ चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दोनों प्रश्न हमारे खाली स्थान यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले होंगे, जिनको हम दिए गए विकल्पों से पूर्ण करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 हमारा है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को खाली स्थान रहना चाहिए। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए। इसके ऑप्शन हैं उद्यत, उद्धत, प्रबुद्ध, संबद्ध।
उद्यत, उद्धत, प्रबुद्ध, संबद्ध। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन आपको लगे उस ऑप्शन को आप चूज कर लीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 7, उद्धत। जो इसका ऑप्शन है 7 का ए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसका आंसर है ये उद्धत, ये होगा दोस्तों 7 का ए। यहाँ पे ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, माफ़ कीजिएगा, ये होगा उद्धत। अब दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर लिख लीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अब प्रश्न नंबर 8 की तरफ। इसमें भी देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न 8 और 9 में निर्देश। प्रश्न 8 और 9 में लिखित शब्दों में विलोम शब्द चुनिए। मतलब प्रश्न 8 और 9 में कुछ शब्द दिए गए होंगे जिनका विलोम हमें चुनना होगा। दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द हमें चुनना होगा। तो प्रश्न 8 है कृष। प्रश्न जो 8 है कृष। इसके जो विकल्प हैं भव, विटप, हष्ट पुष्ट, केश। कृष शब्द के लिए इसमें से कौन सा विलोम शब्द होगा उसका आप लोग चयन कर लीजिए। एक बार फिर हम आप लोग के विकल्प एक बार फिर दोहरा देते हैं। पहला विकल्प है भव, दूसरा है विटप, तीसरा है हष्टपुष्ट, चौथा है केश। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, हमारा इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हष्ट पुष्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो इसका विलोम शब्द होगा। कृष का विलोम होगा हष्ट पुष्ट। चलते हैं हम प्रश्न नंबर आगे की कड़ी में चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न जो हमारा 9 है इसमें भी हमें विलोम शब्द का चयन करना है। जो हमारा प्रश्न 9 है इसमें पूछा गया है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया हो, मतलब जिसको ज्ञान कम हो। अल्प का मतलब कम, अल्पज्ञ मतलब जिसको ज्ञान की कमी हो। तो इसमें जो होगा इसका आपको विलोम पता करना है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों थोड़ा। इसके ऑप्शन है कृतज्ञ, दूसरा है सर्वज्ञ, तीसरा है अभिज्ञ और चौथा ऑप्शन है अवज्ञ। जैसा कि दोस्तों हमने इसका अर्थ बताया, अल्पज्ञ का अर्थ क्या होता है, तो इस अर्थ के हिसाब से आपने इसका जो विलोम शब्द होगा उसको पता कर लिया होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब जो सब चीज़ जानता हो। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। इसमें जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। जिसके ऑप्शन है दोस्तों गुलाब, दूसरा ऑप्शन है कल्पवृक्ष, तीसरा ऑप्शन है केवड़ा, चौथा है कमल। दोस्तों आप लोग
प्रश्न नंबर 10 का जो विकल्प आपके सामने प्रस्तुत है, आप इस विकल्प में से सही विकल्प का चयन कर लीजिए। इसमें अरविंद शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन है कमल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है वो 10 का सही आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। प्रश्न नंबर 11 में खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। इसके ऑप्शन है खूंटियों, दूसरा ऑप्शन है खूंटियाँ, तीसरा ऑप्शन है खूंटिया, चौथा ऑप्शन है खूंटियों। देखिए दोस्तों, इसमें मात्राओं का बस अंतर दिया गया है। अगर बहुत बारीकी से आप प्रश्नों को नहीं अवलोकन करेंगे तो आपके प्रश्न आते हुए भी गलत हो जाएंगे। तो इससे सबसे महत्वपूर्ण है कि आप हर प्रश्न को, उसकी भाषा को अच्छी तरीके से समझें और हर प्रश्न का अवलोकन अच्छी तरीके से करें, तभी आप अपना 100% दे पाएंगे। तो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, खूंटी शब्द का बहुवचन होगा खूंटियाँ। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 में चलते हैं हम। 12 में पूछा गया है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। जो ये अनेकार्थी शब्द दिया गया है इसका दूसरा अर्थ बताइए। अनेकार्थी शब्द मतलब किसी भी शब्द के अनेक नाम होते हैं, उनमें से कुछ नाम आपको विकल्प के रूप में दिए गए हैं, इनमें से जो उसका दूसरा नाम होगा उसको आपको बताना है। तो जो प्रश्न है वो अज अजन्मा, अज अजन्मा का आपको अनेकार्थी शब्द बताना है। इसका अर्थ है कि अज अजन्मा शब्द का दूसरा अर्थ आप बताइए क्या होगा। आपके ऑप्शन हैं, पहला है ईश्वर, दूसरा विकल्प है आजन्म, तीसरा विकल्प है निर्भीक और चौथा विकल्प है आजीवन। ये विकल्प एक बार और दोहरा देते हैं दोस्तों। पहला है ईश्वर, दूसरा है आजन्म, तीसरा है निर्भीक और चौथा है आजीवन। तो दोस्तों आप इनमें से अपना सही ऑप्शन चुन लीजिए और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ईश्वर। अज अजन्मा का जो दूसरा अर्थ होगा वो होगा ईश्वर। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की तरफ। दोस्तों हमारी बस एक ही मंशा है कि ये वीडियो आप लोग को ज़्यादा बड़ा ना दिखे और इस छोटे वीडियो में आपको हर तरह के प्रश्नों से परिचय करा दिया जाए जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। मतलब इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उसमें कुछ अशुद्ध और शुद्ध शब्द लिखे हैं और इसमें से जो आपको शुद्ध दिखे उसी शुद्ध शब्द का चयन करना है। आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रतिनिधि, दूसरा है प्रतिनिधि, तीसरा है प्रतिनिधि। देखिए पहले में है न पे छोटी ई की, ध पे बड़ी ई की, दूसरे में है न पे छोटी ई की मात्रा और ध पे भी छोटी ई की मात्रा, तीसरे विकल्प में है न पे बड़ी ई की मात्रा और ध पे बड़ी ई की मात्रा और चौथे विकल्प में है न पे बड़ी ई की मात्रा और ध पे छोटी ई की मात्रा। तो दोस्तों ये जो विकल्प दिए गए हैं प्रतिनिधि का, इसमें से जो शुद्ध शब्द होगा उसका आपको चयन करना है। तो दोस्त आप अपने अपने विकल्प का चयन कर लीजिए और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
प्रतिनिधि, जिसमें न पे भी छोटी ई की मात्रा और ध पे भी छोटी ई की मात्रा लगी है। ये आपका सही शब्द होगा प्रतिनिधि। वीडियो को ज़्यादा ना बड़ा करते हुए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 14 और 15 के लिए देखिए निर्देश दिए हैं। प्रश्न 14 और 15 में से वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। मतलब कि ये वाक्यांश दिए गए हैं, वाक्य का अंश दिया गया है, इसके लिए एक शब्द आपको चुनना है। जिसमें से प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है पर्वत की तलहटी। पर्वत की जो तलहटी होती है उसको हम एक शब्द में क्या कहते हैं, उसका चुनाव करना है। तो आपके विकल्प हैं उपत्यका, दूसरा विकल्प है द्रोण, तीसरा विकल्प है बेसिन और चौथा विकल्प है घाटी। विकल्प एक बार और दोहरा देते हैं दोस्तों। प्रश्न है पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या होगा। विकल्प हैं उपत्यका, दूसरा विकल्प है द्रोण, तीसरा है बेसिन और चौथा है घाटी। तो दोस्तों आप इसमें से अपने अपने विकल्प के चुनाव कर लीजिए। और प्रश्न नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर, विकल्प नंबर आपका ए, उपत्यका। पर्वत की तलहटी को हम उपत्यका कहते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस प्रश्न को हमने कई परीक्षाओं में देखा है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न को भी हमने इस सीरीज में संकलित किया है ताकि जितने भी परीक्षाएं बार बार रिपीटेड होती हैं जितने भी प्रश्न बार बार रिपीटेड होती हैं उन प्रश्नों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर पाएँ, आपको उन प्रश्नों से परिचित करा पाएँ। चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। 15 है कंजूसी से धन व्यय करने वाला। प्रश्न नंबर 15 है कंजूसी से धन व्यय करने वाला। इसके लिए एक शब्द का चुनाव करना है। इसका जो विकल्प है वो विकल्प है अल्पव्ययी, दूसरा है कृपण, तीसरा है मसृण, चौथा है मितव्ययी। एक बार और विकल्प दोहरा देते हैं दोस्तों। अल्पव्ययी, दूसरा है कृपण, तीसरा है मसृण और चौथा है मितव्ययी। तो दोस्तों आप इसमें से अपने ऑप्शन का चुनाव कर लीजिए। प्रश्न नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कृपण। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन है कृपण। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को, मतलब कंजूसी से जो भी अपने धन को खर्च, व्यय का मतलब खर्च करना, व्यय का मतलब जो होगा वो होगा खर्च करना। जो भी अपने धन को कंजूसी से खर्च करता है उसको, उसके लिए एक शब्द में कहा जाता है कृपण। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी सीरीज और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते जाएं। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, आप उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जितने भी हमारे अपडेट्स, भर्तियों से जुड़े हुए अपडेट्स, हमारे जितने सीरीज़ होंगे, प्रश्नों का संकलन होगा या फिर कुछ टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके सामने हम लाएंगे वो सब आप तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं हम प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 16 में निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। अच्छा देखिए दोस्तों, दो शब्द आते हैं तद्भव और तत्सम। तो तत्सम का मतलब होता है उसी के जैसा, मतलब उसी के समान, और तद्भव मतलब होता है
कि उसके भाव बदल जाते हैं। भाव एक होता है लेकिन वो शब्द बदल जाता है, वो होता है तद्भव, मतलब भाव उसी के जैसा और शब्द बदल जाए। जो तत्सम शब्द होते हैं वो हमारे संस्कृत से सीधे हिंदी में आ जाते हैं। इनका जो शब्द है वो बदला नहीं जाता है। इनको संस्कृत में जैसे लिखते हैं उनको हम हिंदी में भी लिखते हैं। तो वो होते हैं हमारे तत्सम शब्द। और जो शब्द संस्कृत में अलग लिखते हैं और हिंदी में अलग लिखते हैं लेकिन उनका भाव एक ही होता है, उन शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। तो आप दोस्तों आपको पता चल गया होगा तद्भव और तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन है उलूक, दूसरा है इष्टिका, तीसरा है कुपुत्र, चौथा है अमी। विकल्प एक बार और दोहरा देते हैं दोस्तों, उलूक, इष्टिका, कुपुत्र, अमी। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो दोस्तों आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही विकल्प होगा, अमी। अमी जो है ये तद्भव शब्द है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। इसमें है अंबर पनघट में डूबो रही तारघट ऊषा नगरी। अंबर पनघट में डूबो रही तारघट ऊषा नगरी खाली स्थान में कौन सा अलंकार है। मतलब जो ये शब्द दिया गया है अंबर पनघट में डूबो रही तारघट ऊषा नगरी, इसमें कौन सा अलंकार है। इस जो रिक्त स्थान है इस रिक्त स्थान में आपको फिल करना है, भरना है। तो जो प्रश्न नंबर 17 है इसके विकल्प हैं, पहला विकल्प है उपमा अलंकार, दूसरा है अनुप्रास अलंकार, चौथा है श्लेष अलंकार और पांचवा है रूपक अलंकार। दोस्तों आपको जितने भी इसमें संधि, समास, अलंकार, ये सब जो चीज़ें आपके प्रश्नों के संकलन में आ रही हैं, इन सब के लिए हम अलग से एक पूरा डिटेल वीडियो लाएंगे जिसमें आपको इन सब के बारे में, सब किस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कौन किस चीज़ का स्थायी भाव होता है, कौन कैसा अलंकार होता है, उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो लाएंगे। उस वीडियो में आपको सब चीज़ सुस्पष्ट बताया जाएगा। तो दोस्तों इसका 17 का आप ऑप्शन चूज कर लिए होंगे और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार। प्रश्न है अंबर पनघट में डूबो रही तारघट ऊषा नगरी, इसका ऑप्शन है रूपक अलंकार। चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। इसमें है निर्धन में कौन सी संधि है। निर्धन शब्द में कौन सी संधि है। आपके ऑप्शन है विसर्ग संधि, अयादि संधि, यण संधि, व्यंजन संधि। 18 प्रश्न में पूछा गया है निर्धन में कौन सी संधि है। दोस्तों आपके ऑप्शन हैं विसर्ग संधि, अयादि संधि, यण संधि और व्यंजन संधि। इसके ऑप्शन का चुनाव आप लोग कर लीजिए। प्रश्न नंबर 18 का, सॉरी दोस्तों प्रश्न लग जा रहा है, हाँ, प्रश्न नंबर 18 का जो ऑप्शन होगा सही आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर, विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए दोस्तों हमने अभी बताया आपको कि संधि, समास, अलंकार, रस, छंद, इन सब चीज़ों के लिए जो भी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट होती है, इस
इम्पोर्टेंट तथ्यों का एक संकलित वीडियो हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इनके बारे में जो थोड़ी भी आपको डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आप चिंता मत करिए, जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से विजय रथ से, और आपको निश्चित ही विजय रथ की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न था, देशांतर में कौन सा समास है। इसका ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा है कर्मधारय, चौथा है बहुव्रीहि, और इनमें से आप अपने ऑप्शंस का चुनाव कर लीजिए दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी, देशांतर में कर्मधारय समास है। चलिए चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20। मैं खाना खा चुका था, ये एक वाक्य है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक के भेद हैं। दोस्तों काल 3 होते हैं ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो जो भूतकाल है उस भूतकाल में ये जो वाक्य पूछा गया है, मैं खाना खा चुका था, ये वाक्य भूतकाल के किस भाग में आता है, किस भेद में ये आएगा। तो इसका विकल्प है पूर्ण भूत, दूसरा है आसन्न भूत, तीसरा है संदिग्ध भूत, और चौथा है सामान्य भूत। तो दोस्तों आप इनमें से अपने विकल्प का चुनाव कर लीजिए। प्रश्न नंबर 20 का जो सही आंसर है, वो जो सही आंसर होगा वो होगा पूर्णभूत, ऑप्शन नंबर ए। मैं खाना खा चुका था, यह है भूतकालिक का पूर्णभूत भेद। चलते हैं प्रश्न नंबर आगे की कड़ी में, प्रश्न नंबर 21 की तरफ। इसमें देखिए अभी हम आपको बताएं, बार बार बता रहे हैं दोस्तों कि रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, इन सब के लिए एक अलग से वीडियो लाई जाएगी, जिसमें आपको जितने भी इन सब से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन सबको संकलित करके आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी, जिससे कि आप सबको अपने परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 21 है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। इसके ऑप्शन हैं हास्य, उत्साह, शोक, रति। करुण रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य, उत्साह, शोक, रति। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर है करुण रस। करुण रस मतलब विरह। विरह का मतलब करुण रस से इसमें ये कहा गया है कि किसी के अंदर दुख होता है, वो करुण रस को निर्देशित करता है। तो इसका जो स्थायी भाव होगा वो होगा आपका शोक, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 22 की तरफ। इसमें जो है देखिए लिंग परिवर्तन पूछा गया है। 22 में पूछा है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। इसमें जो है विकल्प हैं ठठारी, दूसरा है ठठेरिन, तीसरा है ठठेरिनी, और चौथा है ठठेरी। दोस्तों विकल्प एक बार और, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। विकल्प है ठठारी, दूसरा है ठठेरिन, तीसरा है ठठेरिनी, और चौथा है ठठेरी। इसमें से आप अपने सही विकल्प का चुनाव कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों कुछ ज़्यादा बड़ी तो वीडियो नहीं बन गई, खैर कोई बात नहीं। हम आपके सामने बस 25-25 क्वेश्चन का
एक सेट आपके सामने लाते रहेंगे, जिससे आपकी जो तैयारी की प्रक्रिया है वो निरंतर बनी रहे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठठेरी। चलिए दोस्तों चलते हैं हम आगे। अब देखिए इसमें हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 23 और 24 के बारे में दिया गया है कि प्रश्न संख्या 23 और 24 के वाक्य में से कुछ में त्रुटि है। मतलब प्रश्न 23 और 24 में कुछ त्रुटि है। त्रुटियों वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ABC वाले गोले को काला करें। यद्यपि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो D वाले गोले को पूरी तरह काला करें। जैसे देखिए कुछ दोस्तों इसमें आपको विकल्प दिए गए होंगे। जो एक वाक्य है उस वाक्य को कई पार्ट में या कई भाग में उसको दिया गया होगा। उसमें से जिस भाग में आपको गलती लगेगी उस वाले भाग के ऑप्शन को गोला कर देना है। अगर आपको पूरे वाक्य में कहीं नहीं गलत लग रहा है तो आपको ऑप्शन नंबर डी को गोला करना है। जो ऑप्शन नंबर डी होगा उसमें लिखा होगा कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न नंबर 23 है उसमें पूछा गया है विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है और कोई त्रुटि नहीं। मतलब विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, इस शब्द में किस भाग में त्रुटि है। अगर त्रुटि है तो किस भाग में है, और अगर त्रुटि नहीं है तो आपका ऑप्शन होगा डी। तो आप लोग अपने अपने ऑप्शंस का चुनाव कर लीजिए दोस्तों। इसमें है पहला ऑप्शन है विद्यालय में, दूसरा है जलपान को, तीसरा है उत्तम प्रबंध है और चौथा है कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जलपान को। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। इस वाक्य का सही जो वाक्य होगा वो ऐसे होगा विद्यालय में जलपान के लिए उत्तम प्रबंध है। लेकिन इसमें जो भाग नंबर बी है उसमें दिया है जलपान को। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, और लास्ट भाग है, अंतिम भाग है कोई त्रुटि नहीं। तो प्रश्न नंबर 24 में आपको जिस भाग में त्रुटि लग रही है उस भाग को आप गोला कर लीजिए या टिक कर लीजिए। इसका ऑप्शन है मुझे, दूसरा है रेलगाड़ी में यात्रा करना, तीसरा है अच्छी लगती है और चौथा है कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों आप लोगों ने अपने अपने विकल्प का चुनाव कर लिया गया। तो इसका जो सही विकल्प है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छी लगती है। ऑप्शन नंबर सी में ही गलती है। अगर ऑप्शन नंबर सी सही होता तो हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करते, क्योंकि डी में है कोई त्रुटि नहीं। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, यहाँ पे होगा मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। और चलिए दोस्तों हम चलते हैं अब अपने प्रश्न के इस संकलन के समाप्ति की ओर। और हमारा आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अभी दोस्तों हमने ऊपर आपको तत्सम और तद्भव के बारे में बताया। जो तत्सम शब्द होता है वह जो संस्कृत में लिखते हैं उसी शब्द को वैसे ही हम हिंदी में लिख देते हैं। मतलब कि संस्कृत से हिंदी में आता जो शब्द है वह उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो होता है तत्सम शब्द। और जो तद्भव शब्द होता है वह संस्कृत में और हिंदी में लिखने में परिवर्तित रहता है, किंतु उसका जो भाव होता है वह परिवर्तित नहीं होता।
उसे कहते हैं हम तद्भव शब्द। तो इसमें से तत्सम शब्द आपको ढूंढने हैं और आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका आग, दूसरा है आज, तीसरा है आँख और चौथा लास्ट है अग्र। तो दोस्तों इसमें से आपको विकल्प का चुनाव करना है। आपका जो तत्सम शब्द के विकल्प का चुनाव, तत्सम मतलब जो शब्द हम संस्कृत में भी लिखते हैं और वही शब्द हिंदी में भी लिखते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अग्र। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को विजय रथ को सब्सक्राइब कर लें तथा घंटी वाले बटन को दबा दें। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।